कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं, अगर जिद हो जीतने का तो हार भी तुम्हें हरा सकता नहीं। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी जीके जीएस का सीरीज चलाया जाता है, डिस्कशन कराया जाता है, जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम के लिए उपयोगी होता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो का पहले जीके जीएस का डिस्कशन देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो ये कैसा लगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और भी आगे जीके जीएस की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आपकी ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सवालों से हम आपकी शुरुआत करते हैं। ये लीजिए, इसको हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं जिससे आसानी हो, सुलभ हो। ये लीजिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या कहता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश भेजा। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे जो है विदेश भेजा। ऑप्शन ए संघमित्रा को, ऑप्शन बी कुणाल को, ऑप्शन सी देव नाम प्रियदर्शनी को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दे कि जो अशोक है, सबसे पहले आप पूरा जो है ना कहानी को डिटेल से सुनिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, सीजीएम चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम है बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम है बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा का नाम है अशोक। बिंदुसार का बेटा का क्या नाम है? अशोक। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक क्या लगेगा? तब पोता लगेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। चलिए सर, यहां तक तो समझ गया। अब अशोक जो है ये राजा बनेगा। तो राजा कब बना भाई? तो अशोक जो है राजा 268 बीसी में बनता है, 268 बीसी में। तो राजा जो है वो कब, ये अशोक जो है वो राजा कब बनता है? तो 268 बीसी में। राजा बनने के 8वें वर्ष, राजा बनने के कितनावें वर्ष? 8वें वर्ष, 8वें वर्ष कहे तो 261 बीसी में, 261 बीसी में कलिंग से युद्ध करता है। किससे युद्ध करता है? कलिंग से। कलिंग क्या है? कलिंग मतलब उड़ीसा। कलिंग मतलब क्या? कलिंग, कलिंग मीन्स उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, मतलब कि उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग। तो जो अशोक है ये कलिंग से 261 बीसी में युद्ध करता है और कलिंग को हरा भी देता है और युद्ध जीत भी जाता है। लेकिन इतने अशोक नरसंहार इसमें करता है, इतना व्यक्ति सैनिकों की मौत होती है, इतना जनता की इसमें दोनों तरफ की मौत होती है, जो अशोक कलिंग के युद्ध जीत कर भी बहुत पछताते हैं कि ये हमसे क्या हो गया। और अशोक इसी पछतावा के चलते निर्णय लेते हैं कि आज के बाद से हम तलवार नहीं धरेंगे, किसी से युद्ध नहीं धरेंगे, किसी से युद्ध नहीं करेंगे और हमारे आसपास के जो भी पड़ोसी देश हैं उन सभी से हम मित्रता को बनाए रखेंगे, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे अपने जनता से। और इस सब कहकर अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, चलिए सर, बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके चलते क्या किया कि जब अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया तो देखा कि बौद्ध धर्म जो है ये बहुत नीचे स्तर पे है, तो इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो आजकल हम लोग जो बौद्ध धर्म इतना पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत थाईलैंड से, चीन से, तिब्बत से, म्यांमार से, अलग अलग देशों से जो हमारे बौद्ध भिक्षु बिहार के बोध गया में आ रहे हैं ज्ञान का दर्शन करने के लिए, ज्ञान का जो भी है प्रदर्शन करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो जो आज इंटरनेशनल लेवल पे जो ये आज अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो इसका जो लेवल है बौद्ध धर्म का, यहाँ तक पहुंचाने का काम अशोक किए। और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए विदेश में अशोक जो है वो अपने बेटा, किसको? बेटा और बेटी दोनों को भेजता है। कहाँ पे? श्रीलंका में। कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका। बेटा का नाम था, क्या नाम था इनका बेटा का? तब बेटा का नाम महेंद्र था। बेटा का नाम महेंद्र था और बेटी का नाम संघमित्रा था। बेटी का नाम
संघमित्रा था, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहा। तब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक श्रीलंका अपना बेटा और बेटी को भेजते हैं। बेटा का नाम महेंद्र था और बेटी का नाम संघमित्रा था। अब आप जो है प्रश्न पढ़िए क्या है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसे विदेश में भेजा? संघमित्रा को, कुणाल को, देवनाम प्रियदर्शनी को, या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के बेटी के नाम था संघमित्रा, तो संघमित्रा को भेजा। ठीक है, बेटा का नाम नहीं था, लेकिन आपको बेटा का भी नाम याद रख लेना, महेंद्र को भेजा था। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। इसको नोट करना है तो नोट कीजिए। हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि शेरशाह सूरी चौसा का युद्ध कब लड़ता है? ऑप्शन ए 1540 में, ऑप्शन बी 1539 में, ऑप्शन सी 1786 में, ऑप्शन डी 1526 में। आपको बता दें कि जो शेरशाह सूरी है इसका मकबरा कहाँ है? मकबरा, शेरशाह सूरी मकबरा क्या है? समाधि स्थल शेरशाह का। ठीक है, तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। कहाँ है? सासाराम, सासाराम रोहतास में। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो शेरशाह सूरी है इसका बचपन का नाम क्या था? बचपन, बचपन का नाम, बचपन का नाम। ठीक है, बचपन में लिखी कहानी नहीं। ठीक है, तो बचपन का नाम था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। बचपन का नाम क्या है? फरीद खान है। ठीक है, अच्छा, शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह किसने दिया? शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह किसने दिया? तो शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह बहार खां नुहानी दिया। बहार खां नुहानी देता है शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह। ठीक है, उसके बाद शेरशाह सूरी और वर्सेस किसमें? हुमायूं में युद्ध होता है। हुमायूं में युद्ध होता है जिसमें शेरशाह सूरी ही जीतता है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1539 में चौसा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध में शेरशाह सूरी जीत जाता है। ठीक है, उसके बाद शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1540 में, कब? 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? कन्नौज का युद्ध होता है जिसमें शेरशाह सूरी भी जीत जाता है। तो आपसे पूछा है क्या कि शेरशाह सूरी चौसा का युद्ध कब लड़ता है? तो शेरशाह सूरी चौसा का युद्ध 1539 में लड़ता है। यही आपसे पूछ देता कि शेरशाह सूरी कन्नौज का युद्ध कब लड़ता है? तो 1540 में लड़ता है। इसके बाद पूछ देगा कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान था। शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह किसने दिया? तब बहार खान नुहानी ने दिया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। शेरशाह सूरी ही वैसा व्यक्ति रहा जो भारत में जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, और शेरशाह सूरी का मकबरा जो है पूर्ण करने का काम, यानी आधे पे मर गया था। जैसे में गुलाम वंश के जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुब मीनार है उसको आधे बना के छोड़ दिया, फिर उसका दामाद करवाया। उसी तरह ये अपना मकबरा आधे बना के छोड़ दिया। तो इसको पूरा करवाने का शेरशाह सूरी का बेटा इस्लाम खान करवाता है। शेरशाह सूरी का बेटा का नाम इस्लाम खान करता है। ये कौन सी है? तो ये बेटा है। किसका है? शेरशाह सूरी का। तो ये तमाम जानकारी आप नोट कीजिए, ध्यान में रखिए। यहां से लगातार एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में फंसा सकता है। आई होप आप इसे लिख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि अरुणाचल प्रदेश को चीन और कौन सी दर्रा जोड़ती है? यानी वह कौन सी दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ती है? ऑप्शन ए बुमला दर्रा, ऑप्शन बी नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी दीफू दर्रा, ऑप्शन डी माना दर्रा। देखिए अरुणाचल प्रदेश को चीन से जो जोड़ने का कार्य दर्रा करती है उसका नाम है बुमला दर्रा। उसका क्या नाम है? बुमला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम को चीन से जोड़ती है। ठीक है, सिक्किम को चीन से कौन जोड़ती है? नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करती है। कौन? दीफू दर्रा। माना दर्रा उत्तराखंड में है। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है।
ठीक है, माना दर्रा, उसके बाद नीति दर्रा, नीति दर्रा, तो माना दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। उसके बाद लीपू लेक, लीपू लेक, लीपू लेक, तो लीपू लेक दर्रा भी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड से 3 दर्रा याद रखिए, माना दर्रा, नीति दर्रा, लीपू लेक दर्रा, ये सभी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। दीफू दर्रा कहाँ है? तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा कहाँ है? सॉरी एक सेकंड, माइक थोड़ा गिर गया था, ठीक है। तो दीफू दर्रा कहाँ है? तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ती है। नाथुला दर्रा और जयलेपला, जयलेपला, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा सिक्किम में है, ये सिक्किम को चीन से जोड़ती है। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जो बुमला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश को सीधे चीन से जोड़ती है। तो ये तमाम जानकारी आप नोट कीजिए, ध्यान में रखिए, यहां से भी एग्जामिनर सवाल बनाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है, गौर कीजिएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है, डिस्कशन शानदार चल रहा। प्रश्न कहता कि सतपुड़ा की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए दोदा बेटा, ऑप्शन बी धूपगढ़, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी सद्भावना शिखर। आपको बता दे कि सतपुड़ा की सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़ है। कौन है? धूपगढ़। ये पहला नंबर पे। अगर आपसे दूसरा नंबर पे पूछ दे कि सतपुड़ा की दूसरा नंबर की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है, तो अमरकंटक है, अमरकंटक है, ठीक है, अमरकंटक है। अच्छा, ये दोदा बेटा किसका है भैया? तो ये नीलगिरी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। ये गुरु शिखर किसका है सर? तो ये गुरु शिखर है अरावली की, अरावली, अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। सद्भावना शिखर क्या है सर? तो ये विंध्य पर्वत की, विंध्य पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना शिखर। तो ये अन्नाईमुड़ी किसका है? तो अन्नामलाई पर्वत का हिस्सा है, ठीक है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है अन्नाईमुड़ी, ठीक है। तो सतपुड़ा की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, दोदा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की दूसरे नंबर की सर्वोच्च ऊंची चोटी अमरकंटक है, गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, सद्भावना शिखर विंध्य पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो ये भी आप नोट कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है सर कि 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है 1942, 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू किया जाता है 8 अगस्त को, मेनली गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी यहीं पे नारा देते हैं करो या मरो, करो या मरो, यानी डू और डाई, सीधे एकदम आर या पार, ठीक है। तो 9 नवंबर की कहानी है, 9 नवंबर 1942 की कहानी है, ठीक है। दीपावली का टाइम था, 9 नवंबर के दिन क्या था? दीपावली था, ठीक है। और आपको मालूम है कि दीपावली में खाली पटाखा छूटता है, तो आवाज जो है कहीं इधर उधर का नहीं पता चलता। तो 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से दीपावली के दिन भागने का काम करते हैं जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के चुनाव, ये भारत छोड़ो आंदोलन के ही दौरान जो है इनको धर लिया गया और हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। और ये प्रोग्राम क्या बनाते हैं कि 9 नवंबर को दीपावली है, उसी दिन भागेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से 9 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन भाग जाते हैं और नेपाल में जाकर कहां पहुंच जाते हैं? और भागकर नेपाल चल जाते हैं और नेपाल में आजाद दस्ता की स्थापना करते हैं, आजाद दस्ता की स्थापना करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन व्यक्ति नेपाल में आजाद दस्ता की स्थापना करता है? तो जयप्रकाश नारायण।
जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य भी कहा जाता है, लोकमान्य, बिहार का लोकमान्य जयप्रकाश नारायण, लोकनायक, सॉरी लोकनायक, लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक हुए, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण हुए हमारे बिहार के। उसके बाद 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन के ही टाइम पर महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को पूना के अंदर आगा खान पैलेस, आगा खान पैलेस में, पूना के अंदर, कहा, पूना के अंदर जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और ये सभी नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के ही समय, ठीक है। तो इस बात को आप नोट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लगातार एग्जामिनर आपके लिए सवाल बनाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करें तो महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन करते हैं, बेलगांव अधिवेशन। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन करती है, कानपुर अधिवेशन करती है, ठीक है। बाकी आपको 1917 याद करना है, क्या, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। बाकी 1916 आप याद कर लीजिए, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार, अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। तो ये जानकारी भी आप ध्यान रखिएगा। अभी तक आपसे एक आंसर हम कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि बिहार में कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन, बिहार में कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, ठीक है। तो साथियों, आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो और भी आपको बेहद अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर राय दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।